बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम यूनिट को, और मैंने कहा था कि मदरबोर्ड के दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है प्रोसेसर और दूसरा है मेमोरी। प्रोसेसर हमने डिस्कस किया, प्रोसेसर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस किया। आज टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है मेमोरी, कि मेमोरी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इनपुट से जब डाटा जाता है, मीन्स कि इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा सेंड होता है, और वो डाटा सेंड होता है किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट में। ऐसे यूनिट में जब वो डाटा सेंड किया जाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो डाटा सेंड होता है इनपुट डिवाइस से, वो कहाँ पे जाता है? मेमोरी में। और वो डाटा जो कि मेमोरी में जाता है, मेमोरी उस डाटा को होल्ड करती है टेम्पोरेरी, बिकॉज क्योंकि वो डाटा मेमोरी में जाता है जिससे अभी क्या होना होता है? एग्जीक्यूट होना होता है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन, जो उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि इंतज़ार कर रही होती हैं एग्जीक्यूशन का। मीन्स टू से कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट आई और इनपुट कहाँ गई? मेमोरी में। अब वो इनपुट मेमोरी में जाती है जिस पे अभी प्रोसेस होना होता है, जिसको कंट्रोल यूनिट ने अभी फेच करना होता है और उसको ALU में जाके सेंड करना होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन या हमारा वो डाटा जिस पे एग्जीक्यूशन होनी होती है, वो कहाँ जाके स्टोर होती है? मेमोरी में। देन यहाँ पे पॉइंट आता है कि प्रोसेसर ने जो इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रही है? मेमोरी में जा रही है। उसके अलावा डाटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शन, या वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होती हैं जिनको डाटा की नीड होती है। मीन्स के अब देखिए एक इंस्ट्रक्शन आई, वो कहाँ गई? मेमोरी में। मेमोरी से डाटा को किसने फैच करना है? कंट्रोल यूनिट ने। मैंने आपसे कहा कि वो इंस्ट्रक्शन या वो डाटा मेमोरी में जाके स्टोर होता है जिस पे प्रोसेस परफॉर्म होना होता है। अब एक वो डाटा भी इसमें स्टोर होता है जिस पे प्रोसेस तो परफॉर्म होना होता है, लेकिन वो डाटा वेट कर रहा होता है इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट लेने के लिए। मीन्स के यहाँ पे वो डाटा को क्या चाहिए होती है? यूज़र से इनपुट चाहिए होती है। अभी उस डाटा को इनपुट यूनिट में अगेन जाना होता है या फिर आउटपुट यूनिट में जाना होता है। तो हमारा वो डाटा जो इनपुट या आउटपुट का वेट कर रहा होता है, वो डाटा भी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। उसके बाद एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, जब ALU में डाटा पे प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो अगेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वो डाटा मेमोरी से दोबारा कहाँ पे जाता है? आउटपुट डिवाइसेस में और स्टोरेज डिवाइसेस में। मीन्स कि अगर आप डाटा परमानेंटली स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मेमोरी से डाटा फेच करके स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में। तो वो क्यों आप स्टोर करते हैं? क्योंकि मेमोरी में तब तक डाटा रहता है जब तक उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है या जब तक कंटिन्यूस पावर मिलती रहेगी कंप्यूटर को। उसके अलावा मेमोरी जो है वो कंसिस्ट होती है एक से ज़्यादा चिप्स पर, और वो चिप्स कहाँ होती हैं? माउंटेड होती हैं। कहाँ लगी होती हैं? मदरबोर्ड पे। और वो चिप किसकी बनी हुई होती हैं? सिलिकॉन की। अब अगर मेमोरी का स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होगा? मेमोरी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मीन्स के एक मेमोरी में मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे और हर एक सेल में 1 बिट डाटा जो है वो 1 बिट जो होगी वो स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल ये 1 बिट है, ये भी 1 बिट है। तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, के 8 बिट्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 बाइट। अब यहाँ पे देखें 1 1 0 0 1 1 0 0 2 4 6 8, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स हैं, और कलेक्शन ऑफ 8 बिट से 1 बाइट बनता है। ठीक है, तो ये एक जो बिट है वो एक सेल में स्टोर होती है। इसी तरह जो 1 बिट एक सेल में स्टोर होगी, और सेल्स इन मेन मेमोरी, सेल्स जो होते हैं मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, उनको एक लॉजिकली तरतीब दी जाती है एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। कितना ग्रुप होता है बिट्स का? 8 बिट का ग्रुप। और जो 8 बिट का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? 1 बाइट। और वो 1 बाइट का जो मीन्स कि जो 1 बाइट में नंबर ऑफ 8 बिट्स होती हैं, उनको सेल्स में क्या किया जा रहा होता है? स्टोर किया जा रहा होता है। और वो जो 8 बिट्स का हमारे पास एक 1 बाइट बनती है, उस 1 बाइट को मेमोरी एक यूनिक
एड्रेस देती है। और वो क्यों एड्रेस देती है? ताकि उस एड्रेस के से हम कर सकें कि इस एड्रेस को स्पेसिफाई करके उस एड्रेस में पड़े हुए डाटा को एक्सेस किया जा सके। तो ये था मेमोरी का स्ट्रक्चर कि मेमोरी में मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। हमारा डाटा सेल्स में स्टोर होता है, एक सेल में 1 बिट स्टोर होती है और कलेक्शन ऑफ 8 बिट से एक बाइट बनती है। और जो एक बाइट होगी, हर बाइट को, मैंने कहा कि मेमोरी में लॉजिकल सीक्वेंस होता है बाइट्स का, तो हर बाइट को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है ताकि उस बाइट में मीन्स के उस सेल में पड़े हुए डाटा को ईजिली उस एड्रेस से एक्सेस किया जा सके या उस एड्रेस के ज़रिए उस डाटा को उठाया जा सके। अब वही बात आ गई कि एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, कि आप मेन मेमोरी से डाटा को किस तरह एक्सेस करते हैं। तो आपकी मेन मेमोरी में किसका सीक्वेंस होता है? बाइट्स का। CPU एंड अदर कंपोनेंट्स मीन्स के जितने भी आपके कंपोनेंट्स डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके बसेस जो हो गई, बसेस भी डाटा कैरी कर रही होती हैं, वो एक्सेस करती हैं एनी बाइट ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में पड़ी हुई किसी भी बाइट को उठा सकती हैं बाय स्पेसिफाइंग। लेकिन कैसे उठाएंगी? उसके एड्रेस से। फॉर एग्जांपल आपने किसी के घर जाना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? उस घर का एड्रेस। तो एड्रेस के थ्रू आप उसके घर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मेमोरी में मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, जब मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे तो उसमें बहुत सारा डाटा होगा, मीन्स के हर सेल में डाटा पड़ा है। और हमारे कंप्यूटर को किस तरह पता चलता है कि हमने मेमोरी में इसके इस सेल से डाटा को उठाना है? तो जब मेमोरी में आप डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं तो मेमोरी पे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं और उसका 1 बाइट बनता है, तो हर बाइट को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। इसी तरह मेमोरी में जो सेल्स होते हैं उन सेल को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है और उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसी एड्रेस को रेफर करके उसमें पड़े हुए डाटा को एक्सेस किया जाता है। तो CPU ने जब डाटा को फेच करना होता है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उस सेल के एड्रेस को फेच करता है, उस सेल के एड्रेस को उठाता है, उसको रजिस्टर में रखता है, देन उसके बाद उस एड्रेस को रेफ़र करता है जिसको उसने उठाया होता है, मीन्स टू से उसी एड्रेस में आपका डाटा पड़ा होता है। जब वो एड्रेस फेच करके ले जाता है कंट्रोल यूनिट, देन उसमें पड़े हुए डाटा को उठाता है, फिर उसको इंटरप्रीट करता है और उसको ALU में सेंड कर देता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बाइट्स होती हैं। मैंने आपसे कहा कि मेमोरी में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, कि डायरेक्टली उसको हम एक्सेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक यूनिक क्या दिया जाता है? एड्रेस। अगर एड्रेस नहीं दिया गया या ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीक्वेंस में डाटा पड़ा है 1 to 10 और इसका कोई एड्रेस नहीं है, तो पहले आप क्या करते हैं? इसको फिर 1 by 1 आपको डाटा रीड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 9th वाला डाटा उठाना है, 9th नंबर पे जो पड़ा है, तो आपको 1 से लेकर 8 तक सीक्वेंस से डाटा को रीड करना पड़ेगा। इसी तरह मेमोरी में एड्रेस इसलिए दिया जाता है ताकि डायरेक्टली जो भी डाटा आपको चाहिए आप उसको रीट्रीव कर सकें ईजिली उसके एड्रेस के थ्रू। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करती हूँ। मेमोरी की 2 टाइप्स है, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स के रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है वो क्या करती है कि ईच इंडिविजुअल बाइट इन मेमोरी, रैंडम वर्ड से आपको क्या वाज़ेह हो रहा है कि रैंडमली, कि हर इंडिविजुअल बाइट जो होती है मेमोरी की उसको आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, रैंडमली, कि रैंडमली कोई भी बाइट आप एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो डाटा मेमोरी में दिया होता है, जो स्टोर हो रहा होता है, उसको एक यूनिक एड्रेस दिया गया होता है, तो रैंडमली किसी भी डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। एक और चीज़, जब डाटा एंटर किया जा रहा होता है एज अ इनपुट, तो मैंने आपसे कहा कि वो डाटा मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो वो मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर हो रहा होता है? वो रैम होती है। तो रैम में आपका वो डाटा स्टोर होता है जिस पे अभी एग्जीक्यूशन होनी होती है, या वो डाटा स्टोर होता है जो कि प्रोसेस इस पर हो चुका होता है और उस डाटा को आउटपुट डिवाइस को सेंड किया जा रहा होता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस को, या वो डाटा स्टोर होता है जो कि वेटिंग पे होता है, जिसको इनपुट चाहिए होती है, जिसने आउटपुट यूनिट में जाना होता है। तो रैम जो डाटा स्टोर करती है वो टेम्पोरेरी करती है, वो आर्जी तौर पे करती है। रैम में मौजूद जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स रिमेन इन रैम, कि फाइल्स में जो रैम में मौजूद होती है वो तब रैम में रहती हैं जब तक, एज लॉन्ग एज कंप्यूटर हैज़ कंटिन्यूस पावर,
तब तक वो रैम में रहेंगी जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम को पावर मिल रही होगी। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर लेते हैं, मीन्स के टर्न ऑफ कर लेते हैं, तो वो सारा डाटा जो कि रैम में पड़ा होता है वो लॉस हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, लूज हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है बच्चे? क्योंकि ये रैम जो है आपकी वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब इट लूजेस इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, कि जितने भी कंटेंट्स होंगे, जितना भी डाटा रैम में पड़ा होता है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है। अगर फर्ज करें लाइट चली जाती है या कोई क्रैश हो जाता है या आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या कोई डिज़ास्टर हो जाता है, लाइट चली गई, तो जो डाटा आपका रैम में मौजूद होता है जिसमें अभी आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है या जब एग्जीक्यूशन के बाद डाटा स्टोर हो रहा होता है रैम में, जिसने अभी आउटपुट डिवाइस तक जाना होता है, तो वो डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। तो जब तक पावर मिलेगी कंप्यूटर, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा, तब तक रैम में जो पड़ा हुआ डाटा है उस पे एग्जीक्यूशन होती रहेगी और वो रैम में पड़ा हुआ डाटा मौजूद रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे वो डाटा जो आपका रैम में पड़ा था वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप आपने डाटा को फ्यूचर में यूज़ करना है कि जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑफ भी कर दें तो भी रैम में पड़ा हुआ डाटा जो है या रैम में जो डाटा आपका पड़ा है वो आपका रिमूव ना हो, तो फिर आप उस रैम में पड़े हुए डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में। इसी तरह रैम में वो डाटा आपका आता है, देखिए जैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, डाटा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो हार्ड डिस्क में मौजूद होती हैं जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि हार्ड डिस्क मौजूद होती हैं, फिर वो सारी की सारी लोड होके रैम में आ जाती हैं, मेमोरी में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर फिर क्या होना होता है, प्रोसेस। देन रैम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं बात करूं डी रैम की तो ये मोस्ट कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर होता है मेंटेन करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक स्टेट को, कि अगर इसने अपना डाटा अपने पास महफूज रखना है तो इस डी रैम में डाटा तब तक महफूज रहेगा जब तक उसको चार्ज किया जाएगा, जब तक चार्ज मिलता रहेगा इसको डाटा, इसमें पड़ा हुआ डाटा महफूज रहेगा। जैसे ही इसकी जो टाइमिंग होगी, टाइमिंग के साथ साथ इसकी चार्जिंग जो है वो डिक्रीज होती रहेगी तो डाटा भी हमारा रिमूव हो जाएगा। वही बात होगी कि डी रैम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उसका क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, लॉस ऑफ डाटा, कि आपका डाटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है या रिचार्ज करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। डी रैम ऐसी टाइप है मेमोरी की जिसे आपको अगेन एंड अगेन रिचार्ज करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों? ताकि उसमें मौजूद डाटा मेंटेन रख सकें, उसमें मौजूद डाटा को हम मेंटेन कर सकें, उसमें पड़ा हुआ डाटा आपका रिमूव ना हो। अगर इसको रिचार्ज या रिफ्रेश नहीं किया जाता तो उसमें जो पड़ा हुआ डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही विद द टाइम इसकी जो चार्जिंग है वो डिक्रीज हो रही होगी तो उसमें पड़ा हुआ डाटा भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग, डाटा डी रैम में पड़ा है, प्रोसेसर को डाटा एक्सेस करना है, डाटा को उठाना है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रोसेस होना है। लेकिन जब डी रैम को रिफ्रेश किया जा रहा होता है या डी रैम को जब रिचार्ज किया जा रहा होता है तो उस टाइम प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। जब तक डी रैम रिफ्रेश ना हो जाए, जब तक डी रैम को दोबारा रिचार्ज ना कर लिया जाए, उस वक्त तक प्रोसेसर जो है वो कोई भी डाटा डी रैम से नहीं उठा सकता। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग या ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग, जब तक रिफ्रेशिंग हो रही है, रिचार्जिंग हो रही है, तो प्रोसेसर वेट पे होगा। क्यों? क्योंकि जब तक रिफ्रेशिंग नहीं होगी वो कोई डाटा डी रैम से नहीं उठा सकता। दैट्स वाई डी रैम इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम की बात करती हूँ तो इट कैन एक्सेस डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग।
इसको बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता, SRAM को रिचार्ज या रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। SRAM को जब रिचार्ज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता मीन्स इसमें से डाटा को एनी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। अब DRAM में एनी टाइम क्यों नहीं किया जाता? DRAM में इसलिए नहीं किया जा रहा होता, वैसे तो हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, DRAM से करते भी हैं, लेकिन जब DRAM को रिचार्ज किया जा रहा होता है, रिफ़्रेश किया जा रहा होता है, उस टाइम पे CPU को या प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई रिचार्जिंग वाला कहानी नहीं है, कोई रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे CPU जो है डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम SRAM। जब रिचार्जिंग वाली स्टोरी यहाँ पे नहीं है, जब रिचार्ज नहीं करना पड़ता, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, तो फिर यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसको वेट भी नहीं करना पड़ता डाटा को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद ये थी रैम की 2 टाइप्स। देन अब मैं बात करती हूँ रोम की। मैंने कहा कि रैम जो है वो आर्जी डाटा स्टोर करती है, तब तक डाटा स्टोर करेगी जब तक रैम को पावर मिलती रहेगी। मीन्स कि ये वोलाटाइल मेमोरी है और ये टेम्पोरली आपका डाटा स्टोर करती है, और इसमें वो ही डाटा स्टोर हो रहा होता है जिस पे अभी प्रोसेस होना होता है या जिस पे प्रोसेस हो जाता है, और उसको आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस तक भेजना होता है। देन बात करती हूँ रोम की। तो रोम इट कैन बी ओनली रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होगा कि इसमें पड़े हुए डाटा को आप रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते, या अगर आप एक बार राइट करेंगे तो अगेन इसको दोबारा से राइट करना पॉसिबल नहीं होता। इट कैन ओनली बी रीड नॉट चेंज और डिलीटेड, कि इसमें मौजूद डाटा को आप रीड तो कर सकते हैं लेकिन चेंज भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होगा कि रोम में जो पड़ा हुआ डाटा होता है वो आपका परमानेंटली होता है। मीन्स के रोम जो आपकी स्टोरेज एंड कैपेसिटी जो रोम की होगी वो परमानेंटली होगी। इसमें जो मौजूद आपका डाटा होगा वो रिमूव नहीं होता अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दिया जाए। जबकि रैम में क्या होता है कि रैम में आपका डाटा टेम्पोरेली होता है। टेम्पोरेली मीन्स के अगर इसको जो चार्जिंग है मीन्स टू से कि पावर जो है कंप्यूटर की ऑफ कर दी जाए तो इसके कंटेंट क्या हो जाते हैं लॉस, और यहाँ पे इसके कंटेंट रिमूव नहीं होते क्योंकि ये डाटा जो है ये क्या करता है परमानेंटली स्टोर करता है। तो इसके कंटेंट्स रिमूव हो जाते हैं लेकिन इसके कंटेंट्स रिमूव नहीं होते। अब उसके अलावा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनटू रोम। तो रोम में एक बार अगर आपने डाटा राइट कर लिया है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अगेन डाटा को राइट करें या इंस्ट्रक्शंस को राइट करें। रोम की हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनिशियली ब्लैंक होती है, बिल्कुल खाली होती है। इस पे डाटा जो लिखा जाता है या जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा रहा होता है वो या तो मैन्युफैक्चरर मीन्स कि जब वो बना रहा होता है तब इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है बनाने के बाद, उसके अलावा या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टोर कर लेता है, या फिर इसमें जो प्रोग्रामर होता है इसको क्या करता है इसमें राइट करता है इंस्ट्रक्शंस को। अब इसमें क्या हो रहा है इनिशियली ब्लैंक है, प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर राइट करते हैं इंस्ट्रक्शन किसी भी स्पेशल डिवाइस को यूज़ करके, रिटन ओनली वंस। इसमें एक ये है कि जब प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर इस इनिशियली ब्लैंक होती है बिल्कुल खाली होती है, इसमें कोई डाटा या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई होती, तो जब एक दफ़ा प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर डाटा को राइट कर लेते हैं तो दोबारा इसमें वो चेंजिंग नहीं कर सकते या उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर राइटिंग उन्होंने कर लिया, डाटा इंस्ट्रक्शन को राइट कर लिया, डाटा को राइट कर लिया, उनके बाद उनको ये पता चलता है कि उन्होंने कहीं पे रॉन्ग डाटा एंटर कर दिया है या कहीं पे कोई मिस्टेक है या कहीं पे कोई एरर है, तो वो उस एरर में चेंजिंग नहीं कर सकते। मीन्स कि उस एरर को रिमूव फिर नहीं कर सकते। ये राइट एक ही दफ़ा राइट होगा, इसको बार बार राइट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है EPROM। ये हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इरेजेबल, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डाटा ये भी इनिशियली बिल्कुल ब्लैंक होती है, इसमें भी प्रोग्रामर और मैन्युफैक्चरर जो है वो डाटा को खुद राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को खुद लिखते हैं, खुद स्टोर करवा रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ गया PROM से कि उसमें इंस्ट्रक्शन एक ही बार लिखी जाती हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता लिखने के बाद। लेकिन यहाँ पे वो EPROM में क्या फैसिलिटी देता है कि प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर जब एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, एक दफ़ा राइट कर देते हैं, तो अगर कोई वहाँ पे एरर आ जाता है लिखने
के बाद उनको टेस्टिंग किया, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन राइट की हैं उसमें कहीं पे कोई एरर है तो उस एरर को वो इरेज कर सकते हैं। मीन्स के लिखी हुए के तो उन्होंने जो डाटा लिखा, लिखने के बाद उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने राइट की थी उनको वो रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव वो कैसे करेंगे? एक स्पेशल डिवाइस को यूज़ करके, या फिर हम कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए उन डाटा को रिमूव या उस डाटा को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे डाटा रिमूव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रिमूव हो सकता है कि डाटा को जब आप एक बार लिख लेते हैं तो EEPROM में डाटा को रिमूव किया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। उसके बाद है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूज़र जो है, अब यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक से जाहिर हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज़ होंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मीन्स के यूज़र, मीन्स के जो मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर या जो यूज़र है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, डाटा को लिखता है, डाटा को राइट करता है, इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है। किसको यूज़ करके? इलेक्ट्रिक पल्सेस को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज़ करके। और इसके अलावा एक और क्या वाज़िया कर रहा है कि इरेजेबल, कि इसमें भी डाटा को इरेज किया जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज़ करके। सिस्टम यूनिट को हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिट एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है जिसमें इसकी सर्किटरी जो है वो कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ। और मदरबोर्ड के दो मेजर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए जो कि बिल्कुल सेपरेट होते हैं लेकिन वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। एक है प्रोसेसर और एक है मेमोरी। प्रोसेसर को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रजिस्टर्स को डिस्कस किया था, उसके यूनिट्स को डिस्कस किया था प्रोसेसर के। आज मैंने मेमोरी को डिस्कस किया कि मेमोरी क्या होती है, किस टाइप का डाटा स्टोर करती है, मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह सेल्स को एड्रेस दिया जाता है और मेमोरी की कौन सी टाइप्स हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।